नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हमेशा की तरह कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 और चैक्स सिंप्लीफाइज की तरफ से आ गया हूं और आपके हमारे साथ हैं मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चैप्स, आपको आपके व्यूअर्स को भी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड और काफी कुछ हो चुका है। इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है और देखते हैं आगे क्या होता है। एब्सोल्युटली। देखिए, ऐसा लग रहा था फ्राइडे के दिन कि शायद कुछ मिलेगा ही नहीं बात करने के लिए, और सडनली 2 दिन के अंदर अंदर एक तरीके से बवंडर फटा है, तूफान आया है। और सबसे बड़ा तूफान आया है जो हमेशा ट्रंप लाते हैं, ट्रंप का टेम्पेस्ट। ट्रंप के टेम्पेस्ट में आया है ट्रेड डील, और ट्रेड डील के साथ साथ बहुत सी अटकनें आई, बहुत सी लोगों ने बहुत सी चीजें कही, हल्ला मचाया, और आज सवेरे या कल शाम को आ गया था कि ट्रेड डील के नट्स एंड बोल्ट्स बिल्कुल साफ दिखाई दिए। अब आप इस ट्रेड डील को कैसा देखते हैं, आपका क्या अनुमान है? फिर उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जी, ये एक ऐसी खुशखबरी है जिसके लिए काफी दिन से हिंदुस्तान में इंतजार था। और चाहे टैरिफ्स के बावजूद भी हमारे यूएस को ट्रेड जो था वो 20% बढ़ गया था, लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था, ये एक गले में एक पत्थर है जिसको हम लेके घूम रहे थे। अगर ये हट जाए तो हमारा कॉम्पिटिटिव एज बढ़ेगा और इंडिया यूएस को दरकरार नहीं कर सकता है। और ये बहुत अच्छी खबर हमारे लिए कि हमने ये डील किया है अपनी टर्म्स पे। जो हमारा सेंसिटिविटी थी अपने फार्मर्स के, अपने एग्रीकल्चर, डेयरी और इन चीजों में, जहाँ पे हम रेड लाइंस कह रहे थे, उस पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाँ, जहाँ पे हमारे पास खुद की कैपेसिटी नहीं थी और हमारा अंडर प्रोडक्शन था और हमें चाहिए था, वो हमने वहां से इम्पोर्ट किया है एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। और बाकी में भी जो हमें 18% टैरिफ है, ये हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वियतनाम, बांग्लादेश, इन सब से कम होने की वजह से हमें बहुत फायदा होगा। और डबल फायदा ये है कि हमने इसके ट्रंप के इतने सख्त सैंक्शंस के टाइम पे हमने 7-8 एफटीएस कर लिए थे, और मदर ऑफ ऑल एफटीएस तो अभी ईयू के साथ हुआ था। यानी हमने ऐसी क्षमता बना ली थी कि यूएस के ट्रेड बैन ही बोलूंगा, उसके बावजूद भी हम लोग अपने को ठीक से संभाल रहे थे, हमारा पेस में कोई कमी नहीं आई थी। और उसके बाद जब अमेरिका का खुल गया है, तो अब तो इतनी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी हमको बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम ईयू एफटीए और यूएस वाला दोनों में अपने को स्केल के हिसाब से कॉम्पिटिटिव रख सके। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। और ये मार्च में जब फाइनलाइज हो जाएगा, अभी तो जॉइंट स्टेटमेंट और फ्रेमवर्क की बात हुई है, मार्च में जब फाइनलाइज हो जाएगा तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। इसमें ऑपोजिशन वाले जो है, एक ऑपोजिशन के नाते कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई खास दम है नहीं। देश के हित में जो होना था वो हुआ है। अमेरिका ने जो इतने महीने से कोशिश की थी और सबको झुका दिया था दुनिया में, ईयू को लेके फ्रांस सबको झुका दिया था। जितने भी उसके पास एम्यूनिशन थी, इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी, उसके जो प्रवक्ता थे उन्होंने जितना भी इंडिया को भला बुला कहा कि वो तो डेड इकोनॉमी, हमारे वहां भी किसी ने बोल दिया था कि इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी। तो इन सब के बावजूद आज के तारीख में हम एक खुले मैदान में एज इक्वल पार्टनर यूएस के साथ खड़े हैं। और इसमें मेरे ख्याल से जो ट्रिगर था वो था कि ईयू के साथ जो हमारा एफटीए फाइनलाइज हो गया था, और उसके साथ साथ जितनी भी मेजर इकोनॉमीज थी उनके साथ हो रखा था। अमेरिका को लगा कि इतनी बड़ी मार्केट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक राइजिंग इकोनॉमी, इसको अगर मैं इससे दूर हो जाता हूं तो ये मेरे लिए फायदा नहीं है। और एक बात और भी थी कि इंडियन डायस्पोरा जो यूएस में है उसका भी इफेक्ट पड़ता ही है। और उसके अलावा मागा अगर देखा जाए, इसका खुद ट्रम्प का जो मागा बेस था, उसको इसने जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ प्लस अच्छी खबरें दिखानी थी। एक वेनेजुएला में उसने दिखा दिया कि मैं ताकतवर हूँ। उसके बाद वो अभी रशिया यूक्रेन में लगा हुआ, अभी शायद जून तक की तारीख दी है। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो नाखुश थे क्योंकि उनके जो फार्मर्स है, मेनली मागा का जो सपोर्टर्स है वो फार्म बेस है, उन लोगों का हिंदुस्तान के साथ बातचीत नहीं बन रही थी। और अभी जितनी भी बनी है, चाहे हमने डेयरी और अपनी सेंसिटिव सेक्टर एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को नहीं बोला है, लेकिन जो उनका अगर आप पढ़िए
जो उन्होंने अपनी कंपनीशमेंट दिखाई है उसमें यही बोला है कि फार्मर्स ऑफ द यूएसए विल बेनिफिट द मोस्ट बाय एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। यानी उनको एक घोषणा करनी थी, वो घोषणा कर दी है और वो अपने नंबर्स जो है, अपना सपोर्ट बेस को खिसकने से बचाना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि टेक्सास में एक सीट में डेमोक्रेट्स जीत गए हैं, जो कि गढ़ है करेक्ट, रिपब्लिकन का। तो करेक्ट। उनको बहुत बुरा, उनको ये इसका झटका लगा था और इन्होंने अभी जल्दी से जल्दी अपने फेंसेस ठीक करने हैं, मिड टर्म तक जितना कर पाते हैं। तो ट्रम्प और मागा इसके बीच में जो इन्होंने अपने को जो गलती थी उसको माना है, सुधारा है। हिंदुस्तान के लिए तो ये बहुत अच्छा ही है और मेरे ख्याल से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो डायमंड, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, एरो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, कितने सारे क्षेत्रों में आप देखिए खुशी की लहर दौड़ी हुई है और ये हमारी स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में भी दिखेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे है ना नजर दौड़ाई है। 3-4 चीजें मैं भी बोलना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हमें हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट क्या है? हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए कैपिटल, पैसे चाहिए। दोनों की दोनों चीजें हमारे पास तो आज की तारीख में उस लेवल की नहीं है जो हमें चाहिए। हमने विकसित भारत का जो सपना बनाया है, जो देखा है 2047 का, इसमें बेसिक चीजें क्या हम चाहते हैं? नंबर 1, हम चाहते हैं जो एडवांस चिप्स हैं, एडवांस डेटा सेंटर्स हैं, ये सब हम लाएं। अगर हमको ये चाहिए तो हमें चाहिए टेक्नोलॉजी चिप बनाने की, हमें चाहिए डेटा सेंटर्स में हमें इक्विपमेंट की। ये कहां से आएंगे? या तो चीन या अमेरिका। चीन के पास आप जा नहीं सकते, बसता है अमेरिका। आपने अमेरिका के यही चीजों के ऊपर जीरो या मिनिमल टैरिफ लगाने की बात की है। वेरी गुड। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बिजली, पावर। बिना बिजली के कुछ नहीं होने वाला। और बिजली में हम क्या देख रहे हैं? हमें रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियर एनर्जी की, जिसका हमने बना के रखा है कि हम 10 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे अगले 10 साल के अंदर। आज की तारीख में आधा गीगावाट भी नहीं हो रहा है। तो कहां से हम ले जाएंगे ये सब? तो हमको चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, स्मॉल एंड मीडियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसके लिए कौन लेके आएगा टेक्नोलॉजी? अमेरिका। वहीं पे हमने ये किया है। तीसरा, आप देखिए अमेरिका को, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, उनके 2 मेजर बेस ये हैं सपोर्ट बेसिस। एक सपोर्ट बेस है फार्मर लॉबी, जो मिडवेस्ट कहलाता है, सेंट्रल अमेरिका जो है, भी अमेरिका का बीच वाला हिस्सा जो है, वहां पे जब 30% टैरिफ हमने लगा दिए थे दाल पे, तो वहां पे हाहाकार मचा था। अब क्या किया है हमने? हमने उनको कहा है कि हम कुछ चीजें आपके आने देंगे। ये कौन सी चीजें हैं, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक और बात यह है कि हम आज भी अमेरिका से $2 बिलियन का इंपोर्ट फूड आइटम्स का करते हैं। एग्री आइटम्स आते हैं हमारे पास। तकरीबन 3 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए उनसे? हमें चाहिए है जो एनिमल फीड, जो गाय, बैल, चिकन, इनको जो हम देते हैं दाने, ये हमें चाहिए, क्योंकि हम नहीं बना पाते उतने। हमें चाहिए तेल, क्योंकि हम पाम ऑयल यहां से लाते हैं, मलेशिया से लाते हैं, इंडोनेशिया से लाते हैं। हमें सोया ऑयल चाहिए, अमेरिका से मिल सकता है, तो हमें तेल चाहिए। हमें चाहिए दालें, वो यहां से आ जाएंगी। तो यही तो हमने मान लिया है कि हम आपसे ये ले रहे हैं। हम वैसे भी ले रहे थे, तो नई चीज क्या हुई? लेकिन इसके बदले में आपको मिला है ऑलमोस्ट 0% टैरिफ पे अपना डेयरी प्रोडक्ट्स, अपना चीजें बेचने का मौका। तो आपको तो मौका मिल रहा है अपना जो लेबर इंटेंसिव चीजें हैं, टेक्सटाइल्स, जेम्स, फुटवेयर, इनके ऊपर तो आपको 18% पे मिल रहा है टैरिफ। 18% टैरिफ का मतलब ये है कि बाकियों सबसे तो हम चीप है। भाई ये सब तो कंपैरेटिव गेम है, जीरो या जीरो के पास की बात नहीं है। ये मत भूलिए कि यूरोप के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सब जगह हमने कई प्रोडक्ट्स में जीरो टैरिफ किया है। तो कौन सी नई बात कर दी? लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात हुई है, जिसके ऊपर विशेष ध्यान चाहूंगा मैं आपको। देखिए, बात सिर्फ हो रही है इंपोर्ट्स की। $500 बिलियन का इंपोर्ट हमें करना है अमेरिका से अगले 5 साल में। क्या ये हमारे पास क्षमता है? क्योंकि आज जो है
हमारा इंपोर्ट सालाना तकरीबन 40 बिलियन है। अगर 500 बिलियन हमने 5 साल में करना है तो मोटा मोटी 500 बिलियन हर साल। क्या हम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है अभय? जी देखिए, जब ये साइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसने सोच समझ के ही इस चीज पे साइन किया है। और इसीलिए अमेरिका ने भी बोला है एनर्जी, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जिसमें कि कोल, कोक और आपका पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, ये हम क्रूड गैस। गैस उनसे उनसे हम लेंगे तो ये एक है। और बाकी क्षेत्रों में हमको स्केल अप करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, अगर हम उनकी तरफ कोई ज्यादा झुकाव देते हैं तो अपने आप ही होगा। और स्केल अप जो ट्रेड में करना है उनसे और खरीदना है तो ये जो फार्म डेयरी प्रोडक्ट्स जो अभी तक 2 बिलियन पे था, ये भी थोड़ा हमको ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन एक 100 मिलियन अभी ये चर्चा का विषय है कि आप एक साथ इतना बढ़ा पाएंगे। अ, समय वक्त ही बताएगा कि सरकार ने इसमें आगे क्या सोच रखी हुई है। एनर्जी एक चीज है और आर्म डिफेंस इक्विपमेंट दूसरी चीज है। जो ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी खरीदना, इन चीजों से जो ये चीजें काफी महंगी हैं, डिफेंस परचेज वगैरह, हो सकता है हम कुछ एक डिफेंस परचेज भी उनकी तरफ से देखेंगे। जो इंडिया ने P8I का रोका हुआ था अभी तक डील, थोड़ा सा दाम बढ़ गया है बोल के, तो उनका हो सकता है। और भी कई एक क्षेत्र है जहाँ पे सरकार जो है इस पे तवज्जो दे सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक चीज आप भूल गए, 500 हवाई जहाज हम बोइंग से खरीद रहे हैं। 230 तो टाटा समूह खरीदेगा एयर इंडिया के लिए, इंडियन एयरलाइंस के लिए। इंडिगो भी ले रहा है। ये तो है ही है। उसके साथ आपने P8I की बात की, MQ-9 रीपर की बात होनी है ना? और ये अगर हम उनसे डेटा सेंटर का इक्विपमेंट लेते हैं, एनवीडिया चिप्स लेते हैं, इस सब में तो हमारा आएगा ही आएगा। लेकिन एक अहम बात इसमें छिपी हुई है और वो ये है कि आज की तारीख में हो क्या रहा है। 40 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, 80 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपने सही पकड़ा है। अगर हम जो आज कुकिंग कोक यूज करते हैं, उसकी जरूरत किसको है? स्टील इंडस्ट्री को। और स्टील इंडस्ट्री जो है वही एक ऐसी चीज है जो दर्शाती है कि आप कितना एडवांस हो रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम यही तवज्जो रखें, इसी रेशियो को रखें, अगर हम 500 बिलियन इंपोर्ट करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट अपने आप 1 ट्रिलियन होगा। डबल ट्रिलियन ना हुआ 750 बिलियन होगा। फिर भी हमारे एक्सपोर्ट तो ग्रो करे ना, 180 से लेके हम ले जाएंगे 750, तो हमारे लिए तो 5 उंगलियां घी में। और आपने बिल्कुल सही आका है, हमारा कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे और हमें यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है तो हमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वही सारी चीजें जो हम आज अक्सर बात करते हैं आपस में कि यार इंडियन चीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ये अपने आप ठीक होगी। अपने आप जब आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपका स्मॉल मीडियम माइक्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर में आप इन्वेस्ट करेंगे, यही तो ग्रो करेंगे, यही तो आपका इंजन ऑफ ग्रोथ है। आप इसी को तो तवज्जो दे रहे हैं। एक और अहम बात आती है, वो है रशियन तेल की। कहा जाता है कि रशियन के तेल के लिए अमेरिका हमारे ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है और हमको कह रहा है कि तेल ना लें। एक तरीके से ये सही सच भी है। देखिए, जब हम अगस्त 2025 में ले रहे थे, हमारे पास तेल आ रहा था मोटा मोटा 38% हमारा तेल का इंपोर्ट रशिया से आ रहा था। आज वो घट के 27% पे है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं या हो रही हैं। एक, वेनेजुएला का तेल। हमारे पास 2 वेनेजुएला ऑयल के ऑयल वेल्स हैं हमारे पास वेनेजुएला में, जहां पे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वहां से निकाल नहीं सकते क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगे थे। अब ट्रम्प ने कहा ये सैंक्शंस हटा देता हूं, यहां से मोटा मोटा आपको 6 लाख बैरल्स पर डे आपको यहां से मिलेगा। आपकी आज की इंपोर्ट है तकरीबन 18 लाख बैरल। तो अगर 6 लाख यहां पे आया तो आपका 18 लाख से तो जो रशिया से आप इंपोर्ट कर रहे हैं 6 लाख तो अपने आप ऑटोमेटिकली कम होगा और रशियन कीमतों से कम मिलेगा क्योंकि ये हमारा तेल है, हमारी ऑयल वेल्स है। दूसरा, आप देखिए ईरान के ऊपर काफी कुछ जोर पड़ रहा है और ईरान की जरूरत है कि वो अपना तेल किसी ना किसी तरह से बेचे।
अगर ईरान के साथ डील होती है तो ये तेल मार्केट में आएगा। ये तेल अगर मार्केट में आया, हमारे लिए तो बगल में है, और अगर ये बगल में है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो अच्छा सौदा होगा। तो अपने आप हमारा जो रशियन इंपोर्ट होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है ग्रोथ जो हमारी होती रहेगी, मुझे नहीं लगता नेट नेट कम होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस कम जरूर हो जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, आपने ठीक बताया। वेनेजुएला में हमारे ओएनजीसी विदेश के पहले से ही ऑयल वेल्स वहां पे थे, जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और हमने ये बात पहले रखी भी थी अमेरिका को कि जब रशियन वॉर शुरू हुई थी और वो कह रहे थे कि आप यूक्रेन वॉर में कि आप रशिया से क्यों ले रहे हैं, तो हमने बोला था जो दुनिया के बाकी सोर्सेज हैं, ईरान है, वेनेजुएला, आप खोल दो, हम कम कर देंगे। लेकिन अगर आप सोचो सब कुछ आप बंद कर दोगे और सिर्फ गल्फ ऑयल पे दुनिया चलेगी, तो गल्फ ऑयल के दाम तो ऐसे पहुंच जाएंगे कि दुनिया में खासकर वेस्टर्न जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो तो सब ले जा लेंगे और दाम बढ़ा देंगे, तो वो तो हमारे लिए नुकसान है। तो इसी थ्योरी को आज की तारीख में अगर आप लेंगे, तो अगर अभी जो अपना रशिया का क्रूड है वो भी इतना डिस्काउंट में नहीं जितना पहले था, और अगर हमारे करेक्ट। लिए वेनेजुएला का खुल रहा है और इस पैक्ट के थ्रू अगर अमेरिका कहता है मेरे से एनर्जी लो, तो ये तो विन विन है। और रशिया से हमारा कम तो हुआ ही हुआ है, और भी हो जाएगा जैसे हो जाएगी। और अगर जून में रशिया का और यूक्रेन का जो अभी बताया है, होप कर रहे हैं कि लड़ाई खत्म हो जाएगी जिस भी टर्म्स पे होती है, तो रशिया की जो रिक्वायरमेंट है और रशिया के सैंक्शन भी उड़ जाएंगे। तब आपको इतना कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप रशिया से ले भी रहे हो तो वो मना करेगा। हाँ, क्योंकि पेट्रो डॉलर का सवाल है, अगर ईरान खुलता है तो हम ईरान से पहले की तरह ज्यादा लेंगे, नजदीक पड़ता है और सस्ता पड़ता है। हो सकता है टापी पाइपलाइन है उस पे दोबारा बात चल रही है, तेहरान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो है। अब वो पाकिस्तान के थ्रू कैसे आएगी कब आएगी वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो गल्फ का एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर ईरान में रजीम को फोर्स कर दे या अमेरिका खुद टेक ओवर कर ले और उसके सैंक्शंस खुल जाते हैं, तो फिर लाजमी है कि इंडिया अपने वहां से सोर्सिंग करेगा। और क्योंकि रिक्वायरमेंट तो उतनी है उतनी रशिया से कम कर देगा, और क्योंकि रशिया का तब तक पीस अकाउंट हो गया होगा, दुनिया भर को तेल बेच सकता है, तो रशिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। आपने ईरान का बात की, तो फिर ईरान के जो पड़ोसी हम दोनों के बीच में टापी में पी तो आता है ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है। कभी तो कभी कभी लगता है ये T20 नहीं, T10 भी नहीं, T4 T5 मैच चल रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर बलूचों ने 14 अलग अलग जगहों पे कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। यहां तक कि जो 3 बेसिक उनके बिंदु थे अटैक के, एक था वो क्वेटा और क्वेटा के आसपास का एरिया, दूसरा था रिकोडेक के आसपास का एरिया, क्योंकि वहां पे उनको जो ये रिकोडेक माइंस के ऊपर कंट्रोल दिखाना था, तो उनको वो देखना था। उसके वो जब वो जाता है दलबंदी नाम की एक जगह है वहां से। तीसरा था पसनी ग्वादर। और गोदा ग्वादर में चीन, पसनी में अमेरिका, और इन दोनों के साथ आता है कोस्टल रोड। इन ये 3 बिंदुओं पे उन्होंने अटैक किया। यहां तक कि क्वेटा में जो उनका कोर हेडक्वार्टर्स है, पूरा का पूरा कोर अपने कैंटोनमेंट में जाके अपने आप को बंद कर गया। कहता जी हम बीच में बाहर नहीं आ रहे, हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। 5 दिन ये चलता रहा। फिर फ्राइडे के दिन एक शिया मॉस्क के ऊपर अटैक होता है, आत्मघाती हमला, सुसाइड अटैक, 69 डेड, 169 वुंडेड। शियाज के खिलाफ पाकिस्तान में हमेशा समस्या रही है। मोटा मोटी 20% पॉपुलेशन पाकिस्तान की शिया है, लेकिन वो शिया को मानते ही नहीं है कि वो मुसलमान है, या उनको सेकेंड रेट मुस्लिम मानते हैं। यहां तक कि शिया प्रोसेशन जब चलते हैं, तो मैंने देखा है फोटोग्राफ्स, प्रोसेशन बीच में है, एक एरो हेड फॉर्मेशन के रूप में लोग आगे जाते हैं ताकि कोई आत्मघाती हमला करे तो उसमें सामने मर जाएगा, मेन प्रोसेशन पे कुछ नहीं होगा। यहां पर भी वही हुआ। मॉस्क के बाहर वाले हिस्से से वो बंदा जो था
वो वहां पे पहुंचा, वहां पे उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया, मर गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देती हैं इन मेनी वेज। एक तरफ शिया कहते हैं कि हम सुन्नियों, देखिए इतने लोग आ रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए, एक भी सुन्नी नहीं है क्योंकि सिर्फ शिया लोग मरे, शिया नहीं आ रहे। दूसरी तरफ पीओजेके में, हिंदुस्तानी कश्मीर में एंटी पाकिस्तान स्लोगनिंग शुरू हो गई है। तीसरी बात, अगर ये सब चल रहा है, क्या आपको लगता है ये एक फॉल्स फ्लैग मिशन था? क्योंकि जो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये नाम आया है, जिसका नाम है यासिर, कहते हैं यासिर ने तो मुनीर से मुलाकात की थी, मुनीर ने उसे पैसे दिए थे और एक कोरोला जैसी गाड़ी भी दी थी। आप इस सारी सारी श्रृंखला को कैसे देखते हैं? क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, ये तो इस्लामिक स्टेट ने तो खुद ओन अप कर ही लिया है कि ये हमारा काम करेक्ट। था। तो अभी तक ये सोचना कि टीटीपी था, बीएलए था, वो था, ये अब तो क्लियर हो गया है कि ना तो अफगानिस्तान का इसमें हाथ है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान खुद आईएस स्टेट के अगेंस्ट जो है, एसकेपी के अगेंस्ट उनके ऑपरेशन चलते हैं। करेक्ट। आईएसकेपी और आईएसआईएस का एक्सटेंशन अगर आप देखें तो उससे अगर कोई बातचीत करके उसको एक मोहरा बना के तालिबान को अगर मारने की कोशिश कर रहा है तो वो कौन है? पाकिस्तान आर्मी। हम्म। तो अफगानिस्तान, तो ये उन्हीं का टूल जो है, जो उनका टूल किट बोलो या उनका एक मोहरा आईएसआईएस, उसी ने ये किया है। इसीलिए जो अगर आप देखें वहां पे जो लोकल शिया क्लेरिक्स वगैरह हैं, वो उनसे कह रहे हैं तुम इन लोगों को पालते हो और ये हमको मारते हैं, और अब यहाँ पे आके आप सहानुभूति दिखा रहे हो। तो ये बड़ा क्लियर है। अब इसमें आगे जो ये बता रहे हैं कि मुनीर ने उसको कार दी और उसको मिला, ये मेरे को लगता नहीं कि एक आत्मघाती हमलावर को एक फील्ड मार्शल मिलेगा। वो तो आईएसआई को थ्रू कोई एक एजेंसी होगी, उसके थ्रू कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके थ्रू इस बंदे को प्लान करके भेजा गया होगा। मुनीर उसके चाबी वाबी नहीं देगा, वो एक फील्ड मार्शल का शायद लेवल की एक बात नहीं है। ये तो एक लो लेवल ऑपरेटिव जैसे हम बोलते हैं कि ये सुपारी देना, किसी को सुपारी हम्म। देके ये काम कराया जाता है, वैसे करेक्ट। आईएस स्टेट से किया जाता है। और इसमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि फायदा किसको है कि इस्लामाबाद में अपने हार्ट के अंदर एक मॉस्क को, और वो शिया मॉस्क को बनाना, उसमें जिम्मेदारी स्टेट की आती है। तो करेक्ट। स्टेट की आती है, और जो उस देश की जो फॉल्ट लाइन है, शिया और सुन्नी पाकिस्तान स्टेट के फॉल्ट लाइन है, उस पे आपने मार की है। तो ये वही एजेंसी हो सकती है, दूसरा अगर दूसरी सोच करें, जो कि उसके देश के विभाजन या तोड़ने की या सिविल वॉर लाने की कोशिश हो। तो इसमें तो बहुत लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि हो जाए। अमेरिका भी उसमें से ऐसा ही है, क्योंकि अमेरिका का एक कहते हैं रीड्राइंग द मैप में, जिसमें कि केपी के अलग निकल जाएगा, बलूचिस्तान अलग निकल जाएगा। पीएचओ को तो पहले ही उन्होंने कल अपने मैप में पाकिस्तान को से हटा के इंडिया के साथ यूएसए ने अपने जोड़ मैप में दिया है। दिखा दिया है, जो कि चर्चा में आ रहा है। तो जैसे पिछली बार बलूचिस्तान के लिए मैंने बोला था, इसमें हमें ये देखना है कि इसका इंटेंट किसका है, इससे बेनिफिट किसको होगा। ये एक क्या कोशिश थी एक सिविल वॉर शिया सुन्नी करने के? ये भी कहते हैं क्योंकि शिया लोग सीरिया में जाके जो है वो हरकतें करते हैं और वो सुन्नी लोगों के खिलाफ करते हैं। तो हो सकता है वहां से एक 1-to-1 जवाब आया हो आईएसआईएस के थ्रू, इस्लामिक स्टेट के थ्रू, कि इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट शिया लोग लड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे एंगल है, मेरे ख्याल से एकदम से हो के हम पता नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली इसमें जो है, जो पहले हम सोचते थे कि बीएलए या केपीके या फिर सॉरी टीटीपी या फिर अफगानिस्तान या फिर इंडिया का, ये नहीं हो सकता इसमें। इन इन स्टेट्स को कोई फायदा नहीं, इन एक्टर्स को कोई फायदा नहीं है। जी। आप इसमें चाइना का क्या रुख देखते हैं? क्योंकि देखिए कुछ भी हो, चाहे शिया सुन्नी में लड़ाई हो, चाहे वो बलोच हो, हिट तो चाइना को पड़ रहा है। आप इसमें चाइना एंगल क्या देखते हैं? नहीं, इसमें क्या ये चाइना चीन के एंगल लिए ये है मैसेज? कि जो जो कुछ भी हो रहा है उसमें चाइना का वो 65 बिलियन डॉलर जो लगाया है, उसका दुकान खत्म। उसने वहां से बोल दिया मैं अपने आदमियों को वापस ले जा रहा हूँ। तो चाइना का एक जो बहुत बड़ा उसका ड्रीम था और जो उसका इन्वेस्टमेंट था, उसको तो बहुत चोट लग रही है। तो ये चीज करा के चाइना तो कुछ नहीं करेगा,
लेकिन बगल में अगर CIA या कोई और है जो चाहता है चाइना का इंटरेस्ट खत्म हो जाए और पाकिस्तान का भी, तो उसमें भी आप नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को ये लग रहा है ये शिया सुन्नी की इतनी पूरी राइवलरी है और ये पूरे अक्रॉस दैट रीजन है, जैसे मैं आपको बताता हम्म, सीरिया वगैरह में शिया जो लगते हैं, ये उसका भी एक कि बहती गंगा में एक ये भी इन्होंने कर दिया बात है। हो लिया है। और इससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। इमीडिएटली बलूचिस्तान के बाद जो BRAS ने किया था, अभी ये जो आप बता रहे थे, उसके साथ हम्म, इसको अगर जोड़ा जाए तो पाकिस्तान की जो पकड़ है बाहर के प्रांतों में तो है ही नहीं, बलूचिस्तान, सिंध, और क्योंकि अभी बलूचों ने जो एक बस को अटैक किया वो सिंध के अंदर किया है, कराची में भी अटैक कर चुके हैं। तो करेक्ट। बलूचिस्तान, सिंध, ऊपर आपका खैबर पख्तूनख्वा, POJ को आप दिखा रहे हो इंडिया के साथ, और जो उसका हार्ट है पंजाब में इस्लामाबाद, वहां पे आप बम फटवा रहे हो। ये कौन कर सकता है? जो कोई लंबी कहानी में आगे का कुछ खेल खेलना चाहता है। हो सकता है अमेरिका बलूचिस्तान के साथ अपनी साठगांठ बना रहा हो कि अभी तेरे थ्रू ही काम चला लूंगा, क्योंकि चाइना जो है वो पेशावर से अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से सीपेक निकालने की सोच रहा है। इतनी उसकी हालत खराब हो गई है कि वो डायरेक्टली सी में जो जाना है वो ग्वादर को अभी वो तकरीबन वो हार चुका है, और वो पेशावर के थ्रू अपनी रोड निकालना चाहता है अफगानिस्तान ईरान में। तो ऐसी हालत में चाइना को थप्पड़ मारना या उसके मंसूबे खराब करना, पाकिस्तान को एक तोड़ने की कगार में या उसकी गवर्नेंस को फेलियर जैसे कगार में, जिसको फायदा है उसने ये उसका इस इंटेंट के हिसाब से रोल हो सकता है। शिया सुन्नी नंबर 1 प्रायोरिटी पे मेरे को लगता है कि ये जो इनकी शिया सुन्नी की लड़ाई है उसके बीच में ये हुआ है। मुझे भी यही लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय आप। चलते हैं हमारे एक और पड़ोसी बांग्लादेश। भाई अगर हीरा मंडी की बात की तो पन्ना मंडी की भी बात होनी ही चाहिए। पन्ना मंडी में होने वाले हैं इलेक्शंस, मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं। इलेक्शंस के साथ साथ रेफरेंडम भी है। रेफरेंडम में आप जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि क्या होने वाला है इलेक्शंस में, क्या होने वाला है, क्योंकि अवामी लीग को तो आपने अलग कर दिया। बचते हैं सिर्फ दो, जमायत और BNP। BNP और जमायत के बीच में अगर टक्कर होगी तो जमायत के पास फिर भी कार्ड्स बचेंगे, फिर भी पावर रहेगी, चाहे वो भले ही सरकार ना बनाए। उसके साथ साथ एक सडन खबर आती है कि बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील कर ली है, लेकिन वो टोटल सीक्रेट डील है। ये ट्रेड डील क्यों करने की फिक्र में है यूनेस, खास करके ऐसे वक्त में जब वो मुश्किल से 5 दिन बाद इलेक्शंस होंगे, तो उसके बाद कभी ना कभी तो उसे जाना ही पड़ेगा। ये पूरा बांग्लादेश की कहानी आप क्या देखते हैं? क्या इसमें चीन के साथ अगेन कोई पंगा है, या ये पाकिस्तान का कुछ है, और ये अमेरिका क्या कर रहा है बांग्लादेश के अंदर? देखिए बांग्लादेश में चीन और अमेरिका की इन्फ्लुएंस की लड़ाई, उसमें अपना अपना इलाका करके ये तो बहुत पुरानी है। शेख हसीना ने दोनों को बैलेंस कर रखा था। कुछ मदद वो चीन से लेती थी क्योंकि वो दे तो कुछ नहीं सकता, और कुछ वो अमेरिका को करती थी। अमेरिका के साथ भी उसके डिफेंस डील्स और डिफेंस पैक्ट्स है, लेकिन पूरा इक्विपमेंट पाकिस्तान की तरह उसका भी चाइनीज ही है। तो इस ऐसे माहौल में उसकी आर्मी का जो है वो इंटरेक्शन अमेरिका से तो है, लेकिन चाइना के साथ ज्यादा है। और ऐसे में जब जवान और जूनियर रैंकिंग ऑफिसर वगैरह जाते हैं कोर्स करने, इक्विपमेंट को कलेक्ट करने, सीखने के लिए, तो उस कंट्री के प्रति उनकी सहानुभूति भी हो जाती है। तो ये एक दोनों के बीच की लड़ाई जो है वो बांग्लादेश में हो रही है। अब आप आ जाइए इलेक्शंस में। अभी खबर आई है कि यूनुस के घर के बाहर वो हड्डी हड्डी की जो पार्टी है, इनकलाब इंदिरा पार्टी, वो लोग जो है वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रखे हैं। उसके घर के ऊपर पत्थर पुत्थर मार रहे हैं बाकी लोगों के साथ। तो यूनुस की छवि को भी पॉपुलैरिटी तो उसकी डाउन है ही है, और जो उसको सपोर्ट मिलता था जमायत वगैरह का, ये भी इस्लामिक पार्टी है, इसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, यूनुस तो अभी उसकी तो कोई हैसियत रहेगी नहीं थोड़े दिनों बाद। पर एक चीज है कि अमेरिका क्लिंटन के साथ जो उसका लिंक है, उससे वो हमेशा रिलेवेंट रहने की कोशिश करेगा। क्या वो रहेगा या नहीं रहेगा वो अलग बात है। अभी अवामी लीग जो थी
उसके जो अभी लोग हैं उनको शेख हसीना से कोई ना कोई तो उनको इंस्ट्रक्शन रहेंगे, जो उनका कोर है, क्योंकि अवामी लीग कोई छोटी पार्टी नहीं थी, इतने साल से रूल किया है, करेक्ट। उसके इतने सपोर्टर्स हैं, उसका इतना बड़ा काडर है, तो वो उनको तो वोटिंग से मना नहीं किया है ना। जनता तो वोट करती थी पहले अवामी लीग को, तो वो वोटर किधर को वोट करेगा, वो जमात को तो करेगा नहीं, जहां तक हो सकता है। वो बीएनपी, चाहे बीएनपी जमात के साथ अलाइंड हो, एक तब भी एक मॉडरेट फेस बीएनपी है, और हो सकता है बेगम और उनकी बातचीत हुई हो और बीएनपी को ज्यादा ताकत मिले। बीएनपी अगर पावर में आती है तो जमात जो है वो किंग मेकर तो बनेगा, लेकिन अवामी लीग के खिलाफ इतनी बुरी उनकी जो अभी प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उनके बिजनेस उड़ा दो, उनके एमपीज को हटा दो, घर जला दो, उसमें शायद कुछ रोक आएगी। तो ये अभी चर्निंग है, इसमें अमेरिका और चाइना दोनों का होगा कि वो अपने अलाइंड पार्टीज जो है उनको जो करेंगे। अमेरिका ने अवामी लीग को हटाया है, तो अवामी लीग को तो अमेरिका से कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं। अब बीएनपी का क्या होता है, और अमेरिका को कोई इस्लामिक रेडिकल से भी कोई परहेज नहीं है, वो जमात को भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसमें कि उनको जो जमीन चाहिए, सेंट एंड्रूज आइलैंड तो ले ही लिया उन्होंने, और उसके अलावा बाकी चाइना को कंटेन करना, चाइना को खदेड़ना। अभी आप देखिए वेनेजुएला ऑयल, ईरान ऑयल, पूरी की पूरी कहानी चल रही है चाइना को अमेरिका, साउथ अमेरिका से, मेक्सिको के साथ से भगाना, ईरान से उसका तेल रोकना, वेनेजुएला से उसका तेल रोकना, और उसको एक इकोनॉमिकली जो है एक टाइट स्पॉट पे डालना। जो चाइना के अंदर क्या हो रहा है तो अलग बात है, जो वहां पे टैंक चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है बीजिंग के अंदर, वो पावर स्ट्रगल जो है, सीएमसी खाली है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका का जो पुश है और जो इसकी हरकत है, वो चाइना फोकस्ड भी है। अगर आप थोड़ा सा दूर से जाके देखिए तो ये सब जगह जो काम हो रहे हैं, जहां जहां चाइना का प्रभुत्व है, जहां जहां युआन चल रहा है, वहां पे वो घुस के उसको काउंटर कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपने बिल्कुल दक्षता से बता दिया कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि 7 मेंबर की सीएमसी है, 5 इनमें से गायब हैं। तकरीबन अगर सिर्फ पिछले 2.5-3 साल की हम बात करें तो कहते ये हैं कि 90 के आसपास लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव को पर्च किया गया है। पर्च का मतलब यह है कि आपने उनको या तो रिटायर कर दिया है या मार दिया। यहां तक कि जो पुराना सीएमसी का जो डिप्टी चेयरमैन था, वही मृत पाया गया था। अब वो कहने लगे कि उसका भी मर्डर हुआ था। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साफ दिखाई देता है अमेरिका का असली टारगेट तो है चीन, और उसने चीन को इकोनॉमिकली वीकन करने के लिए रास्ता चुना है तेल, क्योंकि चीन ने अमेरिका के ऊपर रेयर अर्थ के नाम पे बहुत डंडा घुमाया था, तो वो पे बैक टाइम आ गया, उनको टैक्स के रूप में उनको वापस किया जा रहा है। तो तेल उसका वाहन है, वेनेजुएला से निकाला, साउथ अमेरिका से निकाला, अब ईरान से निकालने की कोशिश है। अगर रशिया का डील हो जाएगा तो रशिया से भी बाहर होगा। तो टारगेट तो है चीन। इस चीन के टारगेट है तो हिंदुस्तान की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी है जिसने चीन को मिलिटरली रोका है इन द रिसेंट पास्ट। इससे पहले वियतनाम में हुआ था, लेकिन उसको हुए भी कई दशक हो चुके हैं। जो यांग था, यांगुशिया, वही एक अकेला बचा था सीएमसी में जिसने एक्चुअल एक्शन देखा था, वो भी वियतनाम वॉर में। अब यांगुशिया को तो आपने निकाल दिया है। अब आते हैं इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस सब का। इस सब का इंडिया के ऊपर, जैसा अभय आपने बिल्कुल शुरू में ही कह दिया था, बहुत सकारात्मक असर है। चाहे जैसे भी देखिए, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में बढ़ोतरी आएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी आएगी। और वो बढ़ोतरी हालांकि इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर होगी, वो तो होना भी है, लेकिन जितना इंपोर्ट्स बढ़ेंगे उससे ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हमको टेक्नोलॉजी जो हम मिस कर रहे हैं वो मिलेगी। हमारे जो नए नए मार्केट खुले हैं उनको सर्विस करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो भाइयों बहनों, ये थी इस हफ्ते की खबरें। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।